रैपिड प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने जो स्रोत हैं वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लगभग 200 साल लंबी कहानी को समेटे हुए हैं। हाँ, 1757 से लेकर 1947 तक। और ये नोट्स किसी परीक्षा की तैयारी के लिए बनाए गए लगते हैं। बिल्कुल, तारीखें, नाम, घटनाएं, सब कुछ एकदम सिलसिलेवार ढंग से। लेकिन आज हमारा मिशन सिर्फ इन तथ्यों को दोहराना नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इन बिखरे हुए बिंदुओं को जोड़कर एक एक बड़ी तस्वीर बनाना चाहते हैं और एक सवाल का जवाब ढूंढना चाहते हैं। और वो सवाल क्या है? सवाल यह है कि क्या भारत की आज़ादी किसी एक रास्ते से मिली या ये कई अलग अलग, यहाँ तक कि एक दूसरे से टकराते हुए रास्तों का नतीजा थी? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसे खोलते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए स्वतंत्रता संग्राम की कहानी 1857 से शुरू होती है, लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि इससे भी पहले, मतलब लगभग 100 सालों तक विद्रोह की चिंगारियां सुलग रही थीं। प्रारंभिक जनजातीय व किसान विद्रोह। हाँ, तो क्या ये बस छोटी-मोटी स्थानीय लड़ाइयां थी या इनका कोई बड़ा महत्व था? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इन शुरुआती विद्रोहों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन ये 1857 की नींव थे। अच्छा। हाँ, और मजे की बात यह है कि ये विद्रोह एक दूसरे से अनजान थे। बंगाल का सन्यासी विद्रोह, ओडिशा का पाइका विद्रोह, छोटा नागपुर का कोल विद्रोह, ये कोई प्लान किया हुआ राष्ट्रीय प्रयास नहीं था। तो फिर ये क्या था? ये ऐसा था मानो पूरे देश में अलग अलग जगहों पर सूखी लकड़ियां पड़ी हों और ब्रिटिश नीतियां, जैसे भारी कर, जमीन छीनने के कानून। बिल्कुल, वो नीतियां उन पर एक एक कर चिंगारी फेंक रही थीं। मतलब ये सब स्थानीय मुद्दों पर आधारित थे। जैसे हमारे नोट्स में लिखा है कि संथाल विद्रोह, जिसके नेता सिद्धू कान्हू थे, उसका मुख्य कारण जमींदारी शोषण था। एग्जैक्टली। तो ये राष्ट्रीय आजादी के लिए नहीं, बल्कि अपने हक के लिए लड़ रहे थे। अपने हक के लिए, आदिवासी के लिए उसकी दुनिया, उसका जंगल, उसकी जमीन थी। जब जमींदार और अंग्रेजों ने उस पर कब्जा किया तो उसने विद्रोह कर दिया। उसकी लड़ाई दिल्ली या लंदन में बैठे शासक को हटाने के लिए नहीं थी, बल्कि अपनी आजीविका और सम्मान बचाने के लिए थी। हाँ, लेकिन इन सभी विद्रोहों ने अनजाने में एक काम किया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि ब्रिटिश शासन अजेय नहीं है और उसके खिलाफ हथियार उठाए जा सकते हैं। और फिर 1857 में किसी ने इन सारी आग को एक साथ भड़का दिया, महाविद्रोह। हमारे स्रोतों में इसकी शुरुआत 10 मई 1857 मेरठ से बताई गई है। चर्बी वाले कारतूस तो तात्कालिक कारण थे। हाँ, वो तो बस एक चिंगारी थी। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। हम इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, पर क्या यह वाकई राष्ट्रीय था? क्योंकि हमारे नोट्स में यह भी जिक्र है कि कई भारतीय शासकों ने इसमें हिस्सा ही नहीं लिया, बल्कि अंग्रेजों का साथ दिया। राष्ट्रीय शब्द पर इतिहासकारों में आज भी बहस है। अच्छा। एक तरफ ये पहली बार था जब उत्तर और मध्य भारत के इतने बड़े हिस्से में अलग अलग सामाजिक समूह, सैनिक, किसान, जमींदार, शासक, सब एक साथ लड़े। हाँ, एक ही दुश्मन यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। लेकिन दूसरी तरफ, जैसा आपने कहा, दक्षिण और पूर्वी भारत का बड़ा हिस्सा इससे लगभग अछूता रहा। और कई रजवाड़ों ने तो अंग्रेजों की मदद की। हाँ, ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निजाम। तो इसे पूरी तरह से राष्ट्रीय कहना शायद सही न हो, लेकिन ये निश्चित रूप से राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में एक जबरदस्त छलांग थी। और इसके नतीजे वो तो बहुत दूरगामी थे। विद्रोह भले ही कुचल दिया गया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। मतलब अंग्रेजों को समझ आ गया कि अब पुराने तरीके से शासन नहीं चल सकता। सही का 1887 एक असफलता थी, लेकिन एक शानदार असफलता। इसमें संघर्ष का तरीका भी बदल दिया। अब लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि विचारों और संगठन से लड़ी जानी थी। और यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, लेकिन सबसे अजीब बात जो हमारे नोट्स में है वो ये कि इसकी स्थापना एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम ने की। एक अंग्रेज ने भारतीयों के लिए राजनीतिक पार्टी क्यों बनाई? ये तो बड़ा विरोधाभासी लगता है ना? ये वाकई विरोधाभासी लगता है, और इसके पीछे कई सिद्धांत है। एक लोकप्रिय सिद्धांत है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी मतलब ये कि ह्यूम और तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड डफरिन को डर था
कि 1857 जैसा कोई और विस्फोट हो सकता है। अच्छा। इसलिए वे एक ऐसा मंच बनाना चाहते थे जहां पढ़े लिखे भारतीय अपनी भड़ास निकाल सके, एक तरह से बढ़ते दबाव को बाहर निकालने का एक सेफ्टी वॉल्व। तो क्या कांग्रेस शुरुआत में अंग्रेजों का ही एक मोहरा थी? हमारे स्रोतों में इस शुरुआती दौर यानी 1885 से 1905 तक को उदारवादी काल कहा गया है। हाँ, और इनकी राजनीति को याचिका और निवेदन की राजनीति बताया गया है। पिटिशन एंड प्रे। आज के समय में ये सुनने में काफी कमजोर लगता है। क्या 20 साल तक के नेता सिर्फ चिट्ठियां ही लिखते रहे? आज की नजर से देखने पर ये कमजोर लग सकता है, लेकिन हमें उस समय के संदर्भ को समझना होगा। ये लोग पहली पीढ़ी के राष्ट्रवादी थे। उनका काम तलवार उठाना नहीं था, बल्कि राष्ट्र के विचार को गढ़ना था। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, इन लोगों ने पहली बार एक मंच पर आकर पूरे भारत के लिए बात करना शुरू किया। और उनकी सबसे बड़ी देन? उनकी सबसे बड़ी देन थी दादा भाई नौरोजी की ड्रेन थ्योरी। हाँ, धन निष्कासन का सिद्धांत। उन्होंने आंकड़ों से बताया कि कैसे अंग्रेज भारत का खून चूस रहे हैं। ये उस समय के लिए एक धमाके जैसा रहा होगा। बिल्कुल, ये सिर्फ एक आर्थिक सिद्धांत नहीं था, ये एक राजनैतिक हथियार था। इसने पहली बार ब्रिटिश शासन के नैतिक दावों की पोल खोल दी कि अंग्रेज यहाँ हमारा भला करने नहीं, बल्कि हमें लूटने आए हैं। इस एक विचार ने भारतीय राष्ट्रवाद को एक मजबूत बौद्धिक आधार दिया। तो उदारवादियों का योगदान नींव के पत्थर की तरह है, जो दिखाई नहीं देता, पर पूरी इमारत उसी पर खड़ी होती है। लेकिन जाहिर है सिर्फ चिट्ठियों से देश आजाद नहीं होने वाला था। और हमारे स्रोत बताते हैं कि सन 1905 में लॉर्ड कर्जन के एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। बंगाल का विभाजन। हाँ, बंगाल विभाजन वो चिंगारी थी जिसने उदारवादी राजनीति की सीमाओं को उजागर कर दिया। कर्जन का तर्क था कि ये प्रशासनिक सुविधा के लिए है, लेकिन असली मकसद तो कुछ और था। हाँ, असली मकसद था राष्ट्रवाद के गढ़ बंगाल को हिंदू और मुस्लिम आधार पर बांटकर कमजोर करना। फूट डालो और राज करो की नीति का ये सबसे बेशर्म उदाहरण था। लेकिन इसका असर तो उल्टा हो गया। बिल्कुल। इसके जवाब में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। विदेशी सामान का बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा। ये पहली बार था जब आंदोलन सिर्फ पढ़े लिखे लोगों तक सीमित न रहकर आम जनता तक पहुंचा। और इसने कांग्रेस के भीतर भी एक विभाजन पैदा कर दिया। एक नया गुट उभरा जिसे उग्रवादी कहा गया। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। हाँ, उनका साफ मानना था कि आजादी भिक्षा में नहीं मिलेगी, उसे हासिल करना होगा। तिलक का नारा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, इस नई भावना का प्रतीक था। मतलब विरोध का तरीका याचना से बदलकर संघर्ष हो गया। सही। इसी दौर में 1916 के होम रूल आंदोलन का भी जिक्र है। इसका लक्ष्य डोमिनियन स्टेटस हासिल करना था। ये डोमिनियन स्टेटस का ठीक मतलब क्या था? क्या ये पूरी आजादी थी? ये एक अच्छा सवाल है। डोमिनियन स्टेटस का मतलब था स्वशासन, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर रहते हुए। अच्छा, जैसे उस समय कनाडा और ऑस्ट्रेलिया थे। बिल्कुल, यानी आंतरिक मामलों में भारतीय खुद शासन करेंगे, लेकिन देश का प्रमुख ब्रिटिश सम्राट ही रहेगा। ये पूर्ण स्वराज या पूरी आजादी से एक कदम पीछे था। और फिर जैसे ही ये सब चल रहा था, भारतीय राजनीति के मंच पर गांधी जी का आगमन होता है। हमारे स्रोत उनके शुरुआती 3 प्रयोगों का जिक्र करते हैं। 1917 में चंपारण, फिर 1918 में खेड़ा और अहमदाबाद। ये राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन तो नहीं थे, फिर भी इतने महत्वपूर्ण क्यों माने जाते हैं? क्योंकि ये गांधी जी की प्रयोगशाला थे। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने सत्याग्रह का आविष्कार तो कर लिया था, पर भारत की जमीन पर उसकी परीक्षा होनी बाकी थी। तो ये उनकी टेस्टिंग ग्राउंड्स थे। हाँ, चंपारण में उन्होंने किसानों के लिए लड़कर दिखाया कि अहिंसक प्रतिरोध से शक्तिशाली ब्रिटिश बागान मालिकों को झुकाया जा सकता है। अहमदाबाद में उन्होंने भारत में पहली बार भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया। और खेड़ा? खेड़ा में उन्होंने कर विरोधी आंदोलन चलाया। इन छोटे छोटे सफल प्रयोगों ने 2 काम किए। एक, उन्होंने गांधी जी को भारत की आम जनता से जोड़ा, और 2, उन्होंने देश को संघर्ष का एक नया हथियार दिया, सत्याग्रह। और इन सफलताओं के बाद गांधी जी ने आंदोलन का पैमाना ही बदल दिया। 1920 का असहयोग आंदोलन, स्कूल, कॉलेज, अदालतें, नौकरियां, सब कुछ छोड़ दो। ये तो सीधे सीधे ब्रिटिश राज के पूरे ढांचे को ठप करने की कोशिश थी। एक रेवोल्यूशनरी विचार था ये। बिल्कुल।
पहली बार स्वतंत्रता की लड़ाई सिर्फ कुछ नेताओं की लड़ाई ना रहकर लाखों करोड़ों लोगों का आंदोलन बन गई। किसान, मजदूर, छात्र, महिलाएं सब इसमें शामिल हुए। लेकिन फिर जब आंदोलन अपने चरम पर था तो चौरी चौरा की घटना होती है। हमारे यूपी स्पॉटलाइट वाले स्रोत में इसका जिक्र है। गोरखपुर के पास भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी और गांधी जी ने पूरा आंदोलन वापस ले लिया। हाँ, सिर्फ एक हिंसक घटना की वजह से इतना बड़ा आंदोलन रोक देना, क्या ये सही फैसला था? उस समय तो बहुत से नेताओं ने इसकी आलोचना की थी। ये गांधीवादी राजनीति के सबसे विवादास्पद लेकिन सबसे परिभाषित क्षणों में से एक है। गांधी जी के लिए लक्ष्य से ज्यादा महत्वपूर्ण साधन की पवित्रता थी। मतलब रास्ता भी सही होना चाहिए। बिल्कुल। उनका मानना था कि अगर हम हिंसा के रास्ते आजादी लेंगे तो वो आजादी भी हिंसक ही होगी। उन्हें लगा कि देश अभी अहिंसक संघर्ष के लिए तैयार नहीं है। चौरी चौरा के बाद आंदोलन वापस लेना उनकी अटूट अहिंसक प्रतिबद्धता को दिखाता है। चौरी चौरा के बाद एक तरह का मतलब राजनीतिक खालीपन आ गया होगा। हाँ, लोगों को लगा होगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जमीन के नीचे असंतोष की नदी बह रही थी और गांधी जी बस सही मौके का इंतजार कर रहे थे। हाँ, और वो मौका उन्हें नमक में दिखा। 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन और प्रसिद्ध दांडी मार्च। नमक, इतनी साधारण सी चीज। नमक का चुनाव गांधी जी की राजनीतिक प्रतिभा का सबसे बड़ा उदाहरण है। नमक एक ऐसी चीज थी जो हर भारतीय के जीवन से जुड़ी थी। उस पर टैक्स लगाकर अंग्रेजों ने अपनी क्रूरता का प्रतीक बना दिया था। और गांधी जी ने उसी प्रतीक को अपने प्रतिरोध का हथियार बना लिया। हाँ, सोचिए, एक 60 साल से ज्यादा का दुबला पतला इंसान 385 किलोमीटर पैदल चलने निकल पड़ता है, बस एक मुट्ठी नमक बनाने के लिए। इसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत की लड़ाई कितनी नैतिक है। और इसी बीच एक और धारा भी तो चल रही थी, है ना? हाँ, हमारे स्रोत 1925 के काकोरी ट्रेन एक्शन का जिक्र करते हैं। मतलब गांधी जी के अहिंसक आंदोलनों के समानांतर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों का सशस्त्र संघर्ष भी चल रहा था। बिल्कुल। ये दोनों रास्ते बिल्कुल अलग थे और अक्सर एक दूसरे के आलोचक भी थे। क्रांतिकारियों को लगता था कि गांधी जी का तरीका बहुत धीमा है और अंग्रेज सिर्फ ताकत की भाषा समझते हैं। सही। वहीं गांधी जी हिंसा को सिरे से खारिज करते थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दोनों ने अनजाने में एक दूसरे की मदद की। वो कैसे? क्रांतिकारियों के बलिदान ने युवाओं में जोश भरा और अंग्रेजों के मन में खौफ पैदा किया। वहीं गांधी जी के जन आंदोलनों ने उस जोश को एक संगठित दिशा दी। तो अंग्रेजों को दोनों मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा था। और फिर आता है आखिरी और सबसे बड़ा आंदोलन, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। करो या मरो का नारा। अब मांग सिर्फ सुधार की नहीं बल्कि पूर्ण स्वतंत्रता की थी। अंग्रेजों, भारत छोड़ो। ये अब या कभी नहीं वाला क्षण था। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, अंग्रेज कमजोर पड़ चुके थे। गांधी जी समेत सभी बड़े नेता आंदोलन शुरू होते ही गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन इस बार आंदोलन रुका नहीं रुका। ये एक नेतृत्वहीन आंदोलन बन गया जिसमें आम लोगों ने खुद कमान संभाल ली। ये इस बात का सबूत था कि आजादी की भावना अब भारत के जनमानस में कितनी गहरी जड़ें जमा चुकी थी। और कहानी अपने अंतिम चरण में पहुंचती है। 1946 का नौसेना विद्रोह, कैबिनेट मिशन और आखिर में माउंटबैटन योजना। नौसेना विद्रोह आखिरी कील साबित हुआ। जब सेना और नौसेना, जो ब्रिटिश राज का आधार थीं, वो ही बगावत करने लगे तो खेल खत्म हो जाता है। अंग्रेज समझ गए कि अब भारत पर राज करना असंभव है। हाँ, लेकिन उसका अंत बहुत दुखद हुआ। माउंटबैटन योजना ने आजादी तो दी, लेकिन देश के विभाजन की कीमत पर। और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। 200 साल का लंबा संघर्ष अपनी मंजिल पर पहुंचा। तो अगर हम अपने शुरुआती सवाल पर वापस लौटें, तो इन सभी स्रोतों को एक साथ देखकर क्या लगता है? क्या भारत की स्वतंत्रता किसी एक रास्ते का नतीजा थी? बिल्कुल नहीं। ये कहानी हमें सिखाती है कि आजादी किसी एक नायक, एक विचार या एक रास्ते से नहीं मिली। ये एक बहुआयामी संघर्ष था। हाँ, इसमें उदारवादियों की बौद्धिक तैयारी थी तो उग्रवादियों का जुझारूपन भी। इसमें गांधी जी का नैतिक बल और अहिंसक सत्याग्रह था। तो क्रांतिकारियों का बलिदान और सशस्त्र संघर्ष भी। बिल्कुल। ये सभी धाराएं, भले ही वे एक दूसरे से असहमत थीं, मिलकर एक बड़ी नदी बना रही थीं जिसका दबाव ब्रिटिश साम्राज्य का बांध सहन नहीं कर सका। ये सोचना वाकई दिलचस्प है
हर तरीके ने अपनी अपनी भूमिका निभाई। और ये आज के लिए भी एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। जब हम किसी बड़े सामाजिक या राजनीतिक बदलाव की बात करते हैं तो क्या कोई एक सही रास्ता होता है, या फिर बदलाव हमेशा अलग-अलग विचारों और तरीकों के टकराव और सहयोग से ही संभव हो पाता है? सोचने वाली बात है कि अगर इनमें से कोई भी एक धारा ना होती तो क्या भारत की आजादी की कहानी कुछ और होती?